हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग देख रहे थे बी फार्म फर्स्ट ईयर का एक नया सब्जेक्ट जो है फार्मास्यूटिक्स। कौन कौन सी टेक्निक्स से हम एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो उसके बाद आज हम देखेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में हम जो है कैसे कंसंट्रेशन को निकालेंगे। ठीक है, इसका मेथड हम जानते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, लैंग्वेज ऑफ दीज आर लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ एंड यूज इन फार्मूलेशंस एंड एनालिटिकल कैलकुलेशन। तो कौन कौन से फार्मूलेशंस और एनालिटिकल कैलकुलेशन में यूज होंगे, वो जो लैंग्वेज है उसके स्ट्रेंथ की लैंग्वेज है उसको हम यूज करके फार्मूलेशन और एनालिटिकल कैलकुलेशंस हम देखते हैं। ओके, तो इसमें हमारे फार्मूलाज आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी। अब परसेंटेज इज सॉल्यूशन, पार्ट्स पर मिलियन या बिलियन। तो मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कितना मोल सॉल्यूट जो है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में है। और ये जो मोलैरिटी होती है वो चेंज हो जाती है विद टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो चेंज होता है। इस वजह से ये जो होती है चेंज हो जाती है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर के चेंज होने से। ठीक है, तो मोलैरिटी का फार्मूला देखें तो हम क्या होता है मोलैरिटी का फार्मूला? मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन की तरह। और ये क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितने ग्राम इक्विवेलेंट जो है सॉल्यूट का प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी कहते हैं। और ये डिपेंड करती है ऑन द रिएक्शन इक्विवेलेंट वेट डिफर्स फॉर एसिड बेस वर्सेस रिडॉक्स। जो इक्विवेलेंट वेट होगा उस पे ये डिपेंड करेगा और एसिड बेस या रिडॉक्स रिएक्शन पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर। ओके, फिर देखते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। और ये क्या होती है? मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। कितना मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में पर केजी। कितने केजी पर केजी ऑफ सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? मोलैलिटी। और ये इंडिपेंडेंट होती है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होती है, ना टेम्परेचर पे। क्योंकि क्योंकि जो मास होता है वो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल एम। ठीक है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, फिर क्या होता है हमारा परसेंटेज सोल्यूशन? परसेंटेज सोल्यूशन क्या होता है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट जो है वो 100 ml ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से। ठीक, और ये फार्मूला जो होता है कॉमन है फार्मेशन।
सेकंड क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो इसका मतलब क्या होता है, कितना ग्राम जो सल्यूट है वो कितना ग्राम सल्यूट 100 ग्राम आप प्रिपरेशन में यूज होगा, ठीक है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेट बाय वेट से। फिर फिर क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या होता है, कितना ml ऑफ सोल्यूट जो है हमें रिक्वायर्ड होगा 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। 100 ml ऑफ सोल्यूशन अगर हमें बनाना है तो कितना ml ऑफ सोल्यूट हमें चाहिए, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से। देखो ध्यान दो, इसमें क्या है, अगर दोनों सल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, दो होते हैं तभी तुम्हारा कोई भी प्रिपरेशन बनता है, ठीक। तो वह अगर सल्यूट जो है वो वेट में दिया है, ग्राम में दिया है, ठीक है, और जो सॉल्वेंट है वो तुम्हारा ml में दिया है, तो वो उसमें उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से, ठीक। अगर दोनों तुम्हारे वेट में दिए हैं तो परसेंटेज वेट बाय वेट हो जाएगा। अगर दोनों वॉल्यूम में दिए हैं तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाएगा। इस तरह से हम ये परसेंटेज सॉल्यूशंस को निकालते हैं। फिर क्या है, पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन, ठीक। तो पार्ट्स पर बिलियन या पार्ट्स पर मिलियन जो होता है उसको हम यूज करते हैं वेरी लो कंसंट्रेशन, बहुत ही कंसंट्रेशन जिसका लो होता है उसके लिए यूज किया जाता है, जैसे कि इम्प्योरिटीज और एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हम क्वेश्चंस हैं, इसमें क्वेश्चन जो दिए गए हैं नॉर्मेलिटी और मोलरिटी बेस्ड हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, फाइंडिंग मोलैरिटी फ्रॉम मास, मास से हमें मोलैरिटी निकालनी है। तो क्वेश्चन है 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दिया हुआ है, ठीक है, कितना 4.9 ग्राम, ठीक। ये इसको डिजॉल्व होता है और ये वॉल्यूम मेड अप होता है 1 लीटर, मतलब वॉल्यूम भी दिया है और को करना है हमें मोलैरिटी की। तो अभी हमने फार्मूला देखा, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉरी, मोलैरिटी इज इक्वल टू सल्यूट मोल ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल दिया है, मॉलिक्यूलर वेट पहले हम निकालेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा H2SO4 का, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, अब हम मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हम तो H2O4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक। निकालेंगे H2 है, तो H का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मोलर मास कितना हो गया, तो हो जाएगा, ठीक है। और सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर सॉरी 16, तो इसका कितना हो जाएगा 16 दूना 32, प्लस डबल हो जाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। तो इसका कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो इसका जस्ट डबल कितना होगा, 8 का 8 16 होता है, ठीक है, ठीक। तो 16 टू 4, 16 चक्कू 64 को हम ऐड कर लेंगे, तो 2 2 4 और 4 तो 6, सॉरी 4 चक्कू 4, ये 4 4 8, ठीक है, 4 8 और 6 3 9, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा हमारा 98, इसका H2SO4 का, ओके। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट हमें पता चल गया कितना है 98 ग्राम पर मोल, ठीक। तो मोलरिटी का हम फार्मूला लिखेंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू मास अपान मोलर मास टू वॉल्यूम, ठीक। तो मास कितना है 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का दिया हुआ है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर सॉरी मास कितना दिया है 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। मोलर मास हमें पता चल गया कितना है, मोलर मास 98
8 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.05, क्या आएगा 0.05 एम। ठीक, तो उसका आंसर कितना आ गया 0.05 एम H2SO4। ओके, कुछ नहीं, सिंपल सा है, आपको सिर्फ फार्मूला रखना है। ठीक है, फार्मूले में जो दिया गया है उसको देख लो, क्या क्या दिया गया है। जैसे वॉल्यूम दिया गया था, यहाँ पे मास दिया गया था, हमें मोलर मास निकालना था। मोलर मास हमने H2SO4 का निकाल लिया। कैसे निकाला, यहाँ पे हमने देखा। ठीक, उसको रख देंगे फार्मूले में और हमें पता चल जाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल क्या है, कन्वर्टिंग मोलैरिटी टू नॉर्मलिटी। एसिड बेस्ड क्वेश्चन है, कन्वर्टिंग मोलैरिटी टू नॉर्मलिटी। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी जो दी है, इसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ 0.05 m H2SO4 इन एसिड बेस टाइट्रेशन। तो इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे कितनी बेसिसिटी है। ठीक है, तो बेसिसिटी हमें कैसे पता चलती है, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे वो उससे हमें बेसिसिटी पता चल जाती है। जैसे कि H2 है तो यहाँ पे कितनी होगी बेसिसिटी 2 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो होंगे वो रिलीज होंगे रिएक्शन में। ठीक, तो उससे हमें बेसिसिटी पता चल गई। तो नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस वन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक, तो नॉर्मलिटी मोलरिटी, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मोलरिटी हमें दी गई है H2SO4 की। ठीक है, और बेसिसिटी हमें पता चल गई कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम फार्मूला रखेंगे, नॉर्मलिटी इक्वल टू 0.05 इंटू बेसिसिटी कितनी है 2, ये कितना होगा 0.10 नॉर्मल हो गया। तो आंसर कितना आ गया 0.01 नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे सीधे क्या पूछा गया, नॉर्मलिटी पूछी। ठीक, तो इसमें हमें बेसिसिटी के बेस पे हमें पता चल गया, क्योंकि मोलरिटी हमें पहले से इसमें गिवन है। ठीक है, और जो है बेसिसिटी पता चल गई, से हमें पता चल गया है कितना नॉर्मल एक सोल्यूशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ 0.02 नॉर्मल, 0.02 नॉर्मल के MnO4 इन एसिडिक मीडिया if 1 mole of KMnO4 gains 5 electrons। में क्या क्या नॉर्मलिटी क्या होगी 0.02 मोलर KMnO4 का एसिडिक मीडियम में, जब 1 मोल जो है KMnO4 गेन करता है 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट फैक्टर्स इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स पर मोल इज इक्वल टू 5। तो फार्मूला क्या है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू m इंटू n फैक्टर। ठीक, तो नॉर्मलिटी हमें निकालनी है, 0.02 m दिया हुआ है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन किए हैं इसने 1 मोल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, कितना निकल आया हमारा 0.10 n। आंसर हो गया। फिर क्या है, यूजिंग N1 V1 इक्वल टू N2 V2, इस कॉन्सेप्ट पे हमें जो है निकालने क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, तो इसमें हम ये फार्मूला जनरली हम जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, उसमें ये बहुत यूज होता है, N1 V1 इक्वल टू N2 V2। ठीक है, अगर ये नॉर्मल दिया है, नॉर्मलिटी दी है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। मोलरिटी में अगर दिया है तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ठीक है, ये दो फार्मूले ही यूज होते हैं अगर हम टाइट्रेशन करते हैं, उसमें हम कंसंट्रेशन निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl इज रिक्वायर्ड टू एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज 20 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल NaOH। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कितना वॉल्यूम जो होगा 0.1 नॉर्मल HCl का, जो कि कितना रिक्वायर्ड होगा एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज करने के लिए 20 ml सोल्यूशन को। ठीक है, जबकि 0.2 NaOH दिया हुआ है। ठीक, तो लेट सपोज करते हैं, लेट V1 वॉल्यूम ऑफ HCl, जिसका हमें कंसंट्रेशन नहीं पता, अननोन सोल्यूशन है। ठीक है, फार्मूला हमारा इक्वल टू N2
V2 हो गया। हमें V1 निकालना है, ठीक है, और बाकी सब V1 में है, ठीक। तो इस फार्मूले में हम रख देंगे। तो N1 कितना है इसमें 0.1 NHCl है। V1 हमें निकालना है। N2 कितना है 0.2 NaOH है, और वॉल्यूम इसका दिया हुआ कितना है V1 है 20 ml, ठीक है। तो ये क्या हो गया N1 हो गया, V1 हमें निकालना है, ये N2 हो गया और ये V2 हो गया। तो यहाँ से हमें कितना पता चल गया V1 जो है कितना आएगा V1 इक्वल टू 4, ठीक है, और V1 इज इक्वल टू कितना आएगा 4/0.1 इक्वल टू 40 ml। हमें V1 पता चल गया कितना है 40 ml। तो कितना क्या आंसर होगा 40 ml जो होगा 0.1 NHCl जरूरत होगी, मतलब रिक्वायर्ड होगी 20 ml को न्यूट्रलाइज करने के, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक। और ये सब क्वेश्चन जो है एंड ये वाला जो क्वेश्चन है ये जो है ये टाइट्रेशन जब करोगे आप तो उसमें फार्मूलेज लगते हैं, यूज करे जाते हैं, ठीक है, मोस्टली। फिर नेक्स्ट देखते हैं कुछ डिफिनीशंस हैं, ठीक है, जो हमें पता होनी चाहिए, और अगर ये ध्यान में है तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है, एनालिसिस में, ठीक। तो पहले क्या है डेफिनेशन जो है हमारी वो क्या है स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है? स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन बिल्कुल एक्यूरेटली पता होता है, तो हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन एनालिसिस जिसके थ्रू कंपाउंड्स या केमिकल्स की क्लेम्ड क्वांटिटी को कंफर्म किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। फिर से सुन लो, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है एनालिसिस करते हैं जिसके थ्रू कंपाउंड या केमिकल्स की क्लेम्ड क्वांटिटी को कंफर्म किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। टाइट्रेट और टाइट्रेंट ये क्या होता है? टाइट्रेट और टाइट्रेंट्स वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसका कंसंट्रेशन जो होता है, ठीक है, अननोन होता है, और जिसको टाइट्रेशंस में टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। टाइट्रेंट्स या सॉरी टाइट्रेट और टाइट्रेंट्स क्या होते हैं? वो सॉल्यूशन जिसका हमें कंसंट्रेशन पता नहीं होता है, ठीक, और जिसको टाइट्रेशन में टेस्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं टाइट्रेट, ठीक। टाइट्रेंट्स क्या होते हैं? टाइट्रेंट्स वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसका कंसंट्रेशन हमें पता होता है, तो हम क्या कहते हैं टाइट्रेंट्स कहते हैं, ओके। तो टाइट्रेंट्स क्या होते हैं? जो ब्यूरेट में भरे होते हैं, इसका हमें कंसंट्रेशन पता है, ठीक है, कि ये इसका इतना कंसंट्रेशन है। और टाइट्रेंट्स सॉरी टाइट्रेट क्या होते हैं? जिसका हमें कंसंट्रेशन निकालना है, मतलब अननोन सॉल्यूशन। ये क्या हो गए हमारे नोन सॉल्यूशन, ठीक है, जैसे कि ये ब्यूरेट है और ये कोनिकल फ्लास्क है। तो ब्यूरेट में कौन सा सॉल्यूशन हम भरेंगे? जिसका हमें नॉन कंसंट्रेशन पता है, जिसका कंसंट्रेशन पता है उसको हम ब्यूरेट में भरते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे टाइट्रेट, जिससे हमें टाइट्रेशन करना है। और टाइट्रेंट्स जिसका हमें अननोन कंसंट्रेशन अननोन है, जिसका हमें कंसंट्रेशन नहीं पता है उसको हम क्या कहेंगे टाइट्रेंट्स कहेंगे, जिसका हमें टाइट्रेशन करना है। देखो जिसका हमें कंसंट्रेशन पता है उसको हम क्या कहते हैं टाइट्रेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो मतलब जिससे हमें टाइट्रेशन करना है उसको टाइट्रेंट कहेंगे, जिसको करना है उसको हम टाइट्रेट कहेंगे। समझ में आ गया? फिर क्या है तुम्हारा एंड पॉइंट? एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट जो होता है वो पॉइंट होता है जहां टाइट्रेशन और टाइट्रेट की रिएक्शंस कलर पीएच या कोई चेंज दिखाती है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने वाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं एंड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमें जो है पता चल जाता है कि हमारी रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई है, ठीक है, और कलर या पीएच जो भी होगा उस रिएक्शन में वो शो होने लगता है। जैसे कि अगर हम बात करें एसिड बेस टाइट्रेशन में तो उसमें हम क्या यूज करते थे फिनोल्फथालीन, ठीक है। वैसे तो सोल्यूशन कैसा था? कलरलेस था, ठीक है।
लेकिन जब फिनाफ्थलीन डालते हैं उसके बाद कुछ टाइम बाद जब वो शो होने लगता है पिंक कलर, तो उससे हमें क्या पता चलता है, ये एंड पॉइंट आ गया है, अब रिएक्शन बंद हो जाएगा, मतलब करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, एंड पॉइंट पता चल गया है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो हम क्या कहते हैं, एंड पॉइंट है। ठीक। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? आ गया। हाँ, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एक एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो रिएक्शन कंप्लीट होने पर क्लियर कलर चेंज दिखाता है, तो हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स का। ठीक, इंडिकेटर का मतलब ही क्या होता है, निर्देश देना कि हाँ ये चीज खत्म हो गई, या फिर ये चीज यहाँ पे डायरेक्शन देना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। ओके। फिर टाइट्रेशन एरर, टाइट्रेशन एरर क्या होता है? Practice usually there is a very small difference between theoretical endpoint and actual endpoint. Usually this is cross. Titration error जो होता है प्रैक्टिकल में theoretical endpoint और actual endpoint में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसकी टाइट्रेशन एरर बोलते हैं, इसको हम टाइट्रेशन एरर बोलते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एंड पॉइंट में जो एक्चुअल एंड पॉइंट होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको हम टाइट्रेशन एरर बोलते हैं। ठीक। ओके। फिर क्या है टाइट्रेशन कर्व? टाइट्रेशन कर्व क्या होता है? टाइट्रेशन कर्व इज अ प्लॉट ऑफ पीएच ऑफ एनालाइट सॉल्यूशन वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड एज द टाइट्रेशन प्रोग्रेस। ग्राफ होता है जिसमें एनालाइट सॉल्यूशन का पीएच टाइट्रेंट के ऐड किए गए वॉल्यूम के साथ प्लॉट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, टाइट्रेशन कर्व कहते हैं। फिर क्या है ट्रू वैल्यू? ट्रू वैल्यू क्या होती है? एक्चुअल और करेक्ट वैल्यू इज कंसिडर एज ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू या करेक्ट वैल्यू को ट्रू वैल्यू बोलते हैं। ओके। फिर स्टैंडर्ड वैल्यू, अरे यार, फिर स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? अगर कोई अगर कोई एक्सपर्ट अच्छे मेथड या हाई क्वालिटी ऑपरेटर से परसेंटेज वैल्यू डिटरमाइन करे तो उस करेक्ट वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, फिर से सुन लो। स्टैंडर्ड वैल्यू वो होती है अगर कोई एक्सपर्ट अच्छे मेथड और हाई क्वालिटी डिटरमाइन करे तो उस करेक्ट वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। फिर प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होते हैं तुम्हारे हाई प्योरिटी कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो हाई प्योरिटी कंपाउंड्स होते हैं जो टाइट्रेंट्स में स्टैंडर्ड बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो होते हैं सेकंड मटेरियल्स यूज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द सुटेबल प्राइमरी स्टैंडर्ड, मतलब एक सेकंड सब्सटेंस होता है जो प्राइमरी स्टैंडर्ड की जगह सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज होता है, इसको हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोलते हैं। फिर ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जो लेबोरेटरी टेस्ट के ड्यूरेशन एक्चुअल में मेजर होती है। ऑब्जर्व वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जो लेबोरेटरी टेस्ट के ड्यूरिंग एक्चुअल में मेजर होती है, उसको हम ऑब्जर्व वैल्यू कहते हैं। फिर क्या है एरर? एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू इज कॉल्ड एरर। मतलब जो डिफरेंस होता है ट्रू स्टैंडर्ड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर बोलते हैं। ओके। फिर क्या है मोलैरिटी? मोलैरिटी अभी हमने देखा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के डिसॉल्व होंगे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर। एम क्या है, फार्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू मोल मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नेक्स्ट मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कंटेनिंग इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के जो होंगे वो कितने केजी ऑफ सॉल्वेंट में
प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी, मोल पर केजी। फार्मूला क्या है, मोलैलिटी इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नॉर्मलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। कितना ग्राम इक्विवेलेंस सोल्यूट का प्रेजेंट होगा पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मलिटी कहते हैं। इसका यूनिट क्या होती है, ग्राम पर लीटर। तो यूनिट आप याद रखना, क्योंकि यूनिट जो है पूछी जाती है, ठीक है। मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, नॉर्मलिटी की, और मोलरिटी की यूनिट क्या होती है। ओके, तो हमने आज डिफिनीशंस देखी और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे, और फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप सबको नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।